नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की बढ़ती बिजली जरूरतों, चार धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए जुलाई के लिए 150 मेगावाट और अगस्त के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जल विद्युत और पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों में 7800 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्य की तरह विशेष पूंजीगत सहायता देने की भी मांग रखी है। इसके अलावा प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करने के लिए 500 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की क्षमता बढ़ाकर 665 मेगावाट करने और उसके अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की। किस तरह की खास मुलाकात ये रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अगर मायने देखें तो उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री धामी ने उनसे केंद्र से जो है 7800 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो की है। और इसके साथ ही अगर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री से एसपीडी ऋण 80.20 रखने की पैरवी की है, उसके साथ ही उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने की दिशा में धामी सरकार गंभीरता से काम भी कर रही है। तो यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है, बातचीत की है, उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को विस्तार से पर चर्चा करने की बात की है, तो निश्चित तौर पर जो है 7800 करोड़ रुपए की जो मांगे हैं उन पर यह सहमति जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में इस पर जो है झंडी मिल सकती है। यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो है बड़े आयाम जो है स्थापित उत्तराखंड कर सकता है, जिस तरह से केंद्र से मांग की गई है। और केंद्र ने यह भी कहा है कि जल्द इस पर जो है विचार कर पूरा किया जाएगा। लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि जल्द ही कांवड़ यात्रा जिस तरह से लगातार जारी भी है और ऐसे में चारधाम यात्रा भी जारी है, तो किस तरह की जो तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं? क्या उसको लेकर भी अतिरिक्त बिजली की डिमांड की गई है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हालांकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन तमाम तरह के इसमें चीजें होती हैं। जो चारधाम यात्रा की बात हो, चाहे फिर के आने वाले वक्त में कुंभ की बात हो, फिलहाल जो है कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और ऐसे में विद्युत आपूर्ति को लेकर के तमाम ऊर्जा की जो है जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो है तमाम प्रोजेक्ट करने होते हैं। उसी के निमित्त ये जो है मुलाकात हुई है और इसमें 7800 करोड़ की डिमांड जो है वो की गई है। और इसमें जिस तरह से सहमति जताकर ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में इस पर जल्दी हरी झंडी मिलेगी, तो देखना होगा कि कब तक हरी झंडी मिलती है, कब तक इस जारी होते हैं और कब तक इसका जो है फायदा जो है उत्तराखंड को मिलता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी। दून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी अलर्ट। जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव दल अलर्ट मोड पर हैं। पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव दल अलर्ट मोड पर हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई इस दौरान। और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर भी इस दौरान जारी है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के साथ ही भारी बारिश की संभावना इस दौरान देखी जा रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव दल अलर्ट मोड पर हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ मौसम का मिजाज रह रहा है अभी, और किस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कल से ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। वर्तमान की अगर मैं स्थिति बताऊं तो उत्तरकाशी में हालांकि बारिश तो रुकी है, लेकिन जो है बादल छाए हुए हैं। और अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है सेना चट्टी के पास, एक बार फिर वो बंद हो गया और उसको खोलने का काम जो है युद्ध स्तर पे जारी है। वर्तमान में अगर बात करूँ तो गंगोत्री जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद हो रखा था, लेकिन वो खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जो बारिश है उससे जो उत्तरकाशी वालों को जो दिक्कत हो तो सामना करना ही पड़ रहा है जी। और ऐसे में जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं दीपक, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ अभी हाल फिलहाल में? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी जिला प्रशासन लगातार जो है चार धाम यात्रियों से ये अपील कर रहे हैं कि जो पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा जो है जो गाइडलाइन दी है उनका पालन करें। लगातार देखने में आ रहा है कि जैसे जो सेना चट्टी है लगातार वहाँ पे जो है लगातार जो हल्की भी बारिश हुई तो वहाँ पे जो है टूट रहा है। तो उसके लिए जो जिला प्रशासन बिल्कुल वहाँ पे तत्पर है। यात्रियों को जो है सुरक्षित जगह पे जो है रोका जा रहा है। और वर्तमान में अगर बात करूँ तो आज से जो है गंगोत्री धाम से जो है कांवड़िया भी बड़ी मात्रा में वहाँ पे पहुंचे हैं। और अब प्रशासन के सामने अगर एक बड़ी चुनौती ये बन रही है कि अगर जो है मौसम इसी तरह से रहता तो आप आगामी कांवड़ यात्रा को भी सुरक्षित सफल संचालित करवाना है जी। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आज जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि शिक्षक और स्टाफ विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे और ऑनलाइन शिक्षक कार्य जारी रहेंगे। वहीं एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस ने लोगों से नदी नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की भी अपील की। बरसाती नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में नदी किनारे जाना, स्नान करना, घूमते हुए नदी किनारे जाने से बचें। अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उन्हें नदी या नालों के आसपास न जाने दें। किसी भी आपात लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र स्थित संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए, जिसकी जान हालक में आ गई। और ऐसे में स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना कैंट पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। फिर रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं समय रहते किए गए रेस्क्यू की वजह से संभावित बड़ा हादसा भी टल गया है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां जलस्तर पर खतरनाक उफान पर नजर आ रही हैं। बेलनी क्षेत्र में अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जो नदी के जल स्तर बढ़ने की भयावह स्थिति को भी दर्शा रही है। बारिश का सबसे बड़ा असर सड़क संपर्क पर पड़ा है। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। जिले में नदी नाले उफान पर हैं और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की चेतावनी स्तर के बेहद करीब भी पहुंच गया है।
चंपावत में मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के तहत बेलखेत क्षेत्र में कवेरौला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल का निर्माण तेजी से जारी है। एसडीआरएफ मद से 4.81 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य जो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बेलखेत गांव को बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से बनाई जा रही 215 मीटर लंबी सुरंग दीवार का भी निरीक्षण किया गया। देखिए, जैसा आप विदित है, ये हमारा बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र दृष्टिगत और कृषि के दृष्टिगत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये हमारा बेलखेत का। यहाँ पे एक बच्चों की सुविधा और यहाँ के सम्मानित आमजन की सुविधा के लिए एक झूला पुल का निर्माण अभी गतिमान है। इसकी अभी मैंने प्रगति देखी। विषम जो है हमारी अभी जो भौगोलिक और अभी वर्तमान में जो वर्षा ऋतु चल रही है, इन परिस्थितियों के बावजूद भी कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे लोक निर्माण विभाग जो है कार्यदायी संस्था है, उनका लगातार परीक्षण और जो इनका निरीक्षण है वो चल रहा है। कार्य की गति भी यहाँ सही पाई गई है। वर्तमान में ही कार्य स्वीकृत हुआ, परंतु जो यहाँ पर भी मैं देख रहा था, बाएँ राफ्ट का जो काम है वो गतिमान है, जिसमें 5-6 मीटर के आसपास खुदान हुआ है और इस पर राफ्ट का निर्माण और इस पर जो सपोर्ट है झूला पुल का वो बन रहा है। इसके अगले चरण में दाहिने पास वाले जो क्षेत्र है उसमें ये राफ्ट और उसका जो वॉल आएगा उसका निर्माण कार्य होगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो बेलखेत का हमारा एक पौराणिक मंदिर है, जहाँ स्थानीय लोगों की काफ़ी मान्यताएं हैं। विगत वर्ष से मैंने यहाँ भ्रमण किया था। इस वर्ष वहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के क्रम में यहाँ पे जो सुरक्षा दीवार का कार्य है वो लगातार चल रहा है। लगभग 30% के आसपास काम भी हो गया है। मैं बालम सिंह बोहरा, पूर्व ग्राम प्रधान देवरी। विगत 2024 की अतिवृष्टि से यहाँ झूला पुल जो हमारे बेलखेत में स्थित था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका तुरंत संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें घोषणा करी गई और तत्काल यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग के रूप में ट्रॉली का निर्माण किया गया, जो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर ट्रॉली स्थापित कर दी गई थी और वर्तमान समय में वहाँ पर पुल स्वीकृत कर पुल निर्माणाधीन है और जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और समस्त क्षेत्रीय जनता द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया, जो कि समय से यहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही बेलखेत गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी प्रगति पर है, जो कि सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। 215 मीटर स्पान इसकी लंबाई है और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ ये कार्य किया जा रहा है और 7.5 मीटर चौड़ाई इसकी बेस की है और 6 मीटर इसकी हाइट है। कोटद्वार में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कारगिल युद्ध के योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया है। हम लोग अभी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते आए हैं, लगातार मनाते आए हैं और मेरा ये मन था कि उससे पहले हम सभी सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि उस दौरान काफ़ी हमारे सरकार के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम चल रहे थे। एक हफ्ता पहले हमने एक निर्णय लिया कि हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करें और जैसे आप जानते हैं, सैनिक परिवार से आती हूँ तो मन हमेशा लगा रहता है कि सैनिक के जीवन को जो
जब वो आता है वापस रिटायर होकर आता है या वो यहाँ अपने घर वापस आता है, उनके जीवन को सरल कैसे किया जाए। साथ ही साथ अपनी उनको धन्यवाद कृतज्ञता कि भाई इतना वो हमारे लिए करते आए हैं। जैसे मैंने बोला भी है, हम लोग आराम से चैन से घूम रहे हैं कोटद्वार में, क्योंकि हमारे भाई बॉर्डर पर तैनात हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कारगिल दिवस से पहले हम लोग इसको मना रहे हैं। सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जो शहीद हो गए उनके परिवार के उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है और इसके अंदर सारी बातें रखी गई, कारगिल की संस्मरण रखे गए। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था तो 3 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हमने की थी। 1 रैंक 1 पेंशन की रिकमेंडेशन हमारी थी और एक जीपीएस सिस्टम की थी। रशिया का अपना जीपीएस सिस्टम है, चाइना का अपना जीपीएस सिस्टम है, भारत का नहीं था। और कारगिल के समय अमेरिका ने अपना जो जीपीएस है वो स्विच ऑफ कर दिया। हमारे बहुत से सैनिक देख नहीं पाए क्योंकि जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल नहीं पाई, इसलिए कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। तो हमारी रिकमेंडेशन थी कि हमारा अपना सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में डाला जाए और उसको जब डाला गया तो उसका नाम है नाविक। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस प्रकार से हमारी सेना ने सफलता प्राप्त की, तो उसी नाविक सिस्टम का ये परिणाम है। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीएसपी पार्टी के लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने अपने कैंप कार्यालय पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और आम लोगों की बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के दौरान विधायक मोहम्मद शहजाद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो अपने मताधिकार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और समय रहते अपने वोट का सत्यापन अवश्य कराएं। तो वहीं बैठक में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि आज भी अनुसूचित जाति समाज के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये समाज अगर जागरूक होगा, कोई उनकी मात्रा है, नाम में कोई कमी है, कोई उम्र के डिफेक्ट आ रहा, कोई और आ रहा है, कोई मैपिंग में बीएलओ ने गलती करी है, तो उसके परिणाम वोट कटने नहीं होने चाहिए, अपने हम दुरुस्त करा लें। ये उसके लिए मीटिंग बुलाई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए। भाई वो तो आपने एक बार उपभोक्ता का बयान सुना होगा, जब नगर पालिका चुनाव था कि हमने विकास में फाटक लगा रखा। अगर वो फाटक ना होता तो मैं विकास का समुद्र बह देता। आपने भीड़ देखी, आपने देखा सबका समर्थन था और सबने वादा किया है कि सिर्फ लक्सर में नहीं पूरे हरिद्वार में जी जान के बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्यकर्ता 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से यहाँ लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पे इस बार में कब्जा करेगी। सर, आपने कहा कि आपको मंदिर में जाने में डर लगता है, जबकि क्या कारण? देखो, मैं ऐसी समाज से हूँ, ये आप लोगों को भी वाकिफ है, कोई छुपी हुई बात नहीं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लक्सर की राजनीति में हलचल तेज होने लगी है। लक्सर में सैनी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत राजनीतिक भागीदारी का ऐलान किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि इस बार लक्सर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सैनी समाज अपना दावा पेश करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सैनी समाज निर्णायक संख्या में है और उनके सहयोग से बिना किसी भी दल के लिए जीत आसान नहीं होगी। इस दौरान समाज ने लक्सर में महाराजा भागीरथी और भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की, जिसे पूरे सैनी समाज के सहयोग से बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय सैनी ने कहा कि सैनी समाज लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाता आया है। अब समय आ गया है कि समाज को उसकी जनसंख्या और योगदान के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिले। जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच में सलाह मशवरा हुआ कि वो हमारे पूर्वज हैं, उनके ऊपर जो राजनीति हो रही थी उस राजनीति को बंद करने के लिए अब हम पूरे समाज ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया कि उस पे जो भी कार्य होगा, जो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा, वो सब समाज के पैसे और समाज के चंदे से होगा, समाज ही करेगा उसको। और आने वाले हम अगले माह अक्टूबर में बड़ी जनसभा के रूप में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सभी अन्य क्षेत्रों से भी और अन्य राज्यों से भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है और
जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं हम उन सबको बुलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मूर्ति की स्थापना करनी है, समाज के चंदे से, समाज के पैसे से करनी है। उसमें 2 मुख्य कार्यक्रम है, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, जनसभा का कार्यक्रम है। मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम का संयोजक बाबूराम जी को उसमें नियुक्त किया गया है। जनसभा का जो संयोजक है उसमें डॉक्टर विजय सैनी माने मुझे जो नियुक्त किया गया है। उसके बाद चुनाव को देखते हुए उसमें तय किया गया है कि डॉक्टर विजय सैनी यानी कि मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट के लिए प्रयास करें और भाजपा टिकट देती है तो पूरा समाज तन मन धन से आपके साथ रहेगा। कुमाऊं रेंज एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बाजपुर स्थित एक फैक्ट्री पर छापामारी कर नकली दवाइयां बनाने का बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया। मौके से हजारों नकली सिरप, कैप्सूल, दवाइयां बनाने की मशीनें, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री बरामद भी की गई है। इस मामले में बुलंदशहर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बिना वैध लाइसेंस के आयुर्वेदिक फूड लाइसेंस की आड़ में कई नामी कंपनियों के नाम से नकली एलोपैथिक और जीवन रक्षक दवाइयां बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहा था। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की कठिन यात्रा, जहां युवा श्रद्धालुओं की भी परीक्षा होती है, जिसमें से कई श्रद्धालु यात्रा को संपूर्ण कर पाते हैं तो कुछ यात्री बिना यात्रा पूरी किए ही वापस आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा और साफ मन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। जी हाँ, वाहे गुरु जी के प्रति अटूट आस्था और मजबूत इच्छा शक्ति की मिसाल पेश करते हुए 99 वर्षीय माता हरवंत कौर ने श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र धाम की कठिन यात्रा उन्होंने अपने हौसले और गुरु के प्रति श्रद्धा के बल पर पूरी की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।